गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का, जिसे आप एडिटोरियल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो विषय है वो है बचाना होगा कुटीर उद्योगों को, जिसे आप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कहते हैं, उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। और इसे लिखा राजकुमार भारद्वाज जी ने। और एक चीज़ आपको और बता दें, भारत सरकार के द्वारा जो एमएसएमई, जिसका उद्देश्य ही है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लोग हैं उनको पूरी तरह से प्रिविलेज देना, प्रोत्साहन राशि देना, जिस वजह से यदि कोई बाधा है, कोई रुकावटें हैं, तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएँ और भारत जैसे देश के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करें। तो आपको बता दें दोस्तों, उसके बारे में तमाम तरह की आलोचनाएं हो रही हैं, पर पहले मैं इस विषय को पढ़ने के बाद देखूं कि इस विषय में क्या कहा गया है भारत सरकार के द्वारा और ये किस मानसिकता के हैं, क्या इनके विचार हैं, उनके बारे में पहले देख लेते हैं। बेरोजगारी के संदर्भ में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़े कहते हैं कि मई अगस्त 2017 में बेरोजगारी की दर 3.8% और सितंबर से दिसंबर 2019 के 4 महीनों में 7.5% पर पहुंच गई थी। सोचिए, उच्च शिक्षित लोगों की बेरोजगारी दर में 60% तक की वृद्धि हुई है। यदि 130 करोड़ जनसंख्या वाले राष्ट्र के विषय में बेरोजगारी का चिंतन करें तो यह आंकड़े सुगत तस्वीर पेश नहीं करते हैं। बनारस की साड़ी हो, भदोही का कालीन, मुरादाबाद रेवाड़ी या यमुनानगर के पीतल के बर्तन या कश्मीरी शॉल, इनका डंका कभी अरब से फारस की खाड़ी से सुदूर भूमध्य सागर और तक बचता था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले हम लोग करते थे कि आप, जैसे हमारे देश के यशस्वी गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम पूरी दुनिया को लुभाने को, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए हम तमाम तरह की स्कीमें प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों को एक तरह से इनिशिएट कर रहे हैं कि आप हमारे देश में आइए, इन्वेस्टमेंट करिए। जब आप बड़ी बड़ी कंपनियां अन्य देशों से यहाँ पर भारत जैसे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा डेवलप, उस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिर वो कंपनी भारत सरकार को टैक्स देगी, वहाँ के स्थानीय लोगों की तमाम तरह की ज़रूरतें पूरा करेंगी। तो ऐसे में भारत बहुत ही आगे जाएगा। पर दोस्तों, आज हमारे देश के ही लोग कह रहे हैं कि अब आत्मनिर्भर बनिए, पहली प्राथमिकता अपने देश के प्रोडक्ट को दीजिए, उसे प्रमोट करिए, आगे बढ़ाइए। विदेशी और स्पेशली चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करिए, जो भी कहा जा रहा है। पर अब देखिए, पहिया वहीं पे घूम के आ गया है। तो दोस्तों, ये मानसिकता पहले ही रखनी चाहिए थी। जानते हैं इस वजह से क्या हुआ कि हमारे जो लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्यम थे पूरी तरह से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए और फिर आज उन्हें ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले की घटना है दोस्तों, बनारस में एक बुजुर्ग एम्ब्रॉयडिंग क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ होता है जैसे कढ़ाई का एक बहुत बड़ी कंपनी होता है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं उसको शायद। तो उसी मतलब मशीन में फांसी लगा के वो बंदा झूल गया। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। हमारी ग्राम्य व्यवस्था अपने आप में संपूर्ण अर्थव्यवस्था संजोए हुए थी। ग्राम अपनी मांग, खपत और उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर थे, किंतु उनसे पहले और बाद के भारत में जो परिवर्तन हुए उनका क्रम अभी भी नहीं टूटा है। अंग्रेजों ने तैयार माल लाकर भारत में खपाने की नीति से यहाँ के कुटीर उद्योगों को चौपट कर दिया और आज स्वतंत्र भारत में चीन हमारे बाजार की स्वनिर्मित वस्तुओं से पाटे हुए है। यह पूरा परिदृश्य स्पष्ट संकेत करता है कि स्वतंत्र भारत में भी शासकीय स्तर पर भारी चूक हुई है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी से यह तो स्पष्ट है कि शासन और लोकतांत्रिक शासकों ने कहीं न कहीं अपने हितों और स्वार्थों को प्राथमिकता पर रखकर प्रजा के हितों को निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। उद्यमिता के उन्नयन के लिए जिस स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए उसका सर्वथा अभाव दिखता है। हरात अनुत्थाने ध्रुव नाशः प्राप्तस्य अनागतस्य च प्राप्यते फलम उत्थानत लभते च अर्थ संपदाम। अर्थात उद्यमशीलता के अभाव में पहले से जो प्राप्त है और भविष्य में जो प्राप्त हो पाता है उन दोनों का ही नाश निश्चित है। उद्यम करने से ही वांछित फल प्राप्त होता है और उसी से आर्थिक संपन्नता मिलती है। उद्यमिता को बढ़ावा दिए बिना भारत के विकास की यात्रा संभव नहीं। भारत में बेरोजगारी खत्म करने
के लिए जब भी प्रयास किए गए तो उनका स्थान आयातित विचारधारा, संकल्पना और तकनीकी ने लिया, जबकि सच्चाई यह है कि विचारधारा और तकनीकी के आयात से किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का कभी भला नहीं हुआ है। भारत के परिदृश्य में भारतीय समाज तकनीकी और संसाधनों की प्रचुरता है, बस उसे व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है। स्वदेशी मांग के अनुरूप तकनीकी का विकास किया जाना चाहिए, न कि बिना आवश्यकता के स्वचालन पर बल दिया जाए। ऐसी तकनीकी का प्रयोग किया जाए जिसमें अधिकाधिक मानव श्रम बल का उपयोग हो सके। जब मांग में वृद्धि हो जाए और मानव श्रम बल से उत्पादन बढ़ाना संभव न हो, तब केवल आवश्यक यांत्रिकरण को अपनाया जाए। तो दोस्तों, यदि भारत सरकार और राज्य सरकारों या स्थानीय जो प्रशासन, उनको भी जिम्मेदारी से देखना चाहिए कि जब हमारे देश में तमाम तरह के मज़दूर हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि नहीं 2 ही दिन में हमें कंप्लीट चाहिए कार्य। जब आपको पता है कि अगर वो कार्य 1 महीने तक चलेगा, तमाम तरह के जो बेचारे मज़दूर हैं, गरीब और निर्धन, उन्हें रोज़गार मिलेगा। फिर लोग ज़्यादातर यांत्रिकी की जो टेक्नोलॉजी आज के दौर में जो मशीनें हैं बड़ी बड़ी, उनका हेल्प लोग क्यों लेते हैं? इस वजह से दोस्तों रोज़गार कहीं ना कहीं छीन रहा है, सिकुड़ रहा है। पश्चिम में मानव श्रम उपलब्ध न होने के कारण वहाँ मशीनों का बहुतायत प्रयोग होता है, किंतु वह मॉडल भारत के संदर्भों में अपेक्षित नहीं है। सबको काम ही भारतीय अर्थनीति का एकमेव मूलाधार है। कार्यकुशल व्यक्तियों के लिए मांग के अनुरूप काम करने की अवस्था और यंत्रों में बदलाव हो सकता है। वास्तव में तो मांग बढ़ने से ही हमारी समस्या हल होगी, किंतु मांग सहज ही नहीं बढ़ती है, यह हमारी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। अतः शासन को देश की क्रय शक्ति बढ़ाने का भी प्रयास करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि यह सबसे पहले देश के अंतिम व्यक्ति को कुटीर उद्योगों से जोड़ा जाए। आम व्यक्ति जो भी उत्पादन करता है उसे कच्चे माल के रूप में या फिर उत्पाद के रूप में शासन को खपाने का प्रयास करना होगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया कि जो कुटीर उद्योग हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता क्या देनी होगी, जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें उनके लिए एक नए बाज़ार की खोज करनी होगी, उनके दामों का उचित मूल्य मिल सके। कंपटीशन का आज दौर है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें प्रभावित ना हो, उसे भी देखना चाहिए। आम व्यक्ति के उत्पाद को पूर्ण शासकीय संरक्षण प्रदान किया जाए। लघु मझोले और बड़े उद्योगों को स्पष्ट आदेश हो कि वे अपने से क्रम में छोटे उद्योगों के उत्पादों को कच्चे माल या आवश्यक उत्पाद के रूप में खरीदेंगे, ताकि कुटीर उद्योगों से बड़े उद्योगों तक आपूर्ति की एक श्रृंखला बन जाए। इससे जनसाधारण की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और इस क्रय शक्ति में वृद्धि ही दीर्घ मांग उत्पन्न करेगा और बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा सकेगा। शासन को इसके लिए सुस्पष्ट कार्य वर्गीकरण करना होगा कि कुटीर, लघु, मध्यम और बड़े उद्योग किस किस कार्य को करेंगे या कौन से उत्पाद बनाएंगे। जब बिस्कुट, ब्रेड, अचार, पापड़, नमक जैसी लघु उत्पाद श्रृंखला में भी भीम का उद्योगों को प्रवेश मिल जाएगा तो निश्चित ही लघु उद्योग उनके सामने प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएंगे। लंबे समय से देश में यही हो रहा है। इसके लिए एक मानक एवं स्पष्ट नीति की आवश्यकता है। अर्थनीति के केंद्र में मानव श्रम बल को स्थान देकर हमें अपनी आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना होगा। उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किन उत्पादों और उनकी उपलब्धता की गणना करनी होगी। उन उत्पादों के अनुसार ही कितने संसाधनों की और आवश्यकता है या कितने संसाधनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसकी सुस्पष्ट नीति बनानी होगी। इसके अलावा नए संसाधनों का विकास किया जाए और अनुपयोगी संसाधनों का उपयोग किया जाए। जैसे उत्तर पूर्व में बांस की खेती प्रचुरता में होती है, किंतु बांस के उत्पादों का उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में प्रचलन नाम मात्र को है। केवल भारत निर्माण में बांस की पारस्परिक उपयोग होता रहा है, लेकिन अब उसमें भी लोहे का प्रयोग होने लगा है। जबकि बांस के खाद्य पदार्थ, रसोई घर के उपकरण, बांस के बर्तन, बांस का फर्नीचर बहुत ही प्राकृतिक और सुखदायी होता है। आपको देखे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस जहाँ पर एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि नेचर के साथ आप किस प्रकार से मिलजुल सकते हैं। आप ऑर्गेनिक चीज़ों को प्राथमिकता दे सकते हैं। कम से कम मतलब ये जो लोहा है, जो स्टील के बर्तन, इनका कम से कम उपयोग करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य, जो आपका हेल्थ होता है, स्वास्थ्य होता है, उस पर प्रभाव डालते हैं। कभी सार्थक शासकीय प्रयास नहीं हुआ कि उत्तर पूर्व के इस कच्चे माल का बड़े पैमाने पर उपयोग करके उत्तर पूर्व की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि नारियल पानी को दिल्ली तक पहुँचाने में 70 साल लग गए, किंतु यह सत्य कि हाल ही के वर्षों में ही नारियल पानी उत्तर भारत के बाज़ारों में पहुंचना शुरू हुआ। आपको पता है, पहले नारियल पानी उत्तर भारत में नहीं मिलता था, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है, उसकी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए
नहीं था। अब जाके दोस्तों देख सकते हैं कि ये धड़ल्ले से किस तरह से यहाँ के लोग भी पीते हैं, और जो लोग नारियल पानी से जुड़े हुए हैं, जिनका बाग है, बागबानी जिसे आप बोलते हैं, उन सबको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका लाभ मिल रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अन्यथा उत्तर भारत केवल मुंबई या दक्षिण भारत की यात्राओं में नारियल पानी की सुगंध अनुभूति प्राप्त कर पाते थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार के सत्तू और बेल रस को हरियाणा और पंजाब में पहुंचाने में कई दशक लगे। ऐसे ही अन्य ग्रामीण उत्पाद उद्योगों के लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं। इसके लिए सरकारों को बस प्रयास करने की आवश्यकता है। तकनीकी के स्तर पर बात की जाए तो हम अरबों को विदेशी मुद्रा से अरब देशों के कोषागार भरते हैं और बदले में कच्चा तेल लाते हैं। हम अपनी ऊर्जा मांग के अनुरूप उपलब्ध वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यमों को विकसित कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का नया तंत्र विकसित किया जा सकता है। हाल ही में सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए कुछ प्रयास देखने को मिले हैं, लेकिन इन प्रयासों में आयातित तत्वों को ही प्रधानता है अब हम अपनी विदेशी मुद्रा इस्लामिक विचारधारा वाले अरब राष्ट्रों के बजाय दम्भी चीन को सौंप रहे हैं। सौर पैनल और लिथियम बैटरियां कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है। जब हमें क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया गया तो हमने इसका स्वयं ही विकास किया और हम मंगल तक पहुंचने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में सौर पैनल और लिथियम बैटरियों का भी विकास और उत्पादन करने अपने स्तर पर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि दोस्तों अब दबाव बनाया जा रहा है, एक तरह से लोगों को इनिशिएटिव के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है कि अब कुछ कार्यों में जो पूरी तरह से हम चाइना जैसे देश के ऊपर निर्भर हैं, जब साला हम मंगल ग्रह पे जा सकते हैं, इसे तमाम तरह के उपकरण बना सकते हैं, ठीक है, और तमाम तरह के हम परीक्षण कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम कुछ चीज़ों का निर्माण क्यों नहीं कर सकते। इससे हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी होकर भारी स्तर पर विदेशी मुद्रा की बचत कर सकेंगे। लेकिन इस सब के लिए कुटीर, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के क्रम में आवश्यकता, मांग, उपलब्धता, संसाधनों के उपयोग के साथ समन्वय कार्य नीतियों की आवश्यकता है। इस पूरे उद्यम में साधारण व्यक्ति को केंद्र में रखना होगा, तभी भारत बेरोजगारी के रोग से मुक्त हो सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।